हेलो। हाँ उत्तम जी, हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। आ रहा कुछ आ रहा है समझ में? नहीं बिल्कुल सर, आ रहा है सर। ऐसा है, देखिए, हम जो मैंने शुरुआत की क्लासेस ली उसमें बहुत ही मैंने प्रभाव देखे, बहुत ही आपको कहते हैं बहुत ही अम, गहरा भौतिक सुख भौतिक सुख देगा, भौतिक सुख देगा, भौतिक सुख देगा, लेकिन चूंकि उसको लगन को हानि करनी है, तो जब भी उसमें पापत्व आएगा अंदर तो वह हानि करेगा ही। ठीक है ना? ऐसे ये चीजें आप अगर भूलोगे तो कैसे काम चलेगा, आप बताओ, है ना? तो आपको क्या है, एक क्षेत्र बनाना पड़ेगा कि जब आप कुंडली का विवेचन कर रहे हैं तो जो अधिमित्र है वह कुंडली के लग्नेश के जो अधिमित्र हैं वह उसको लाभ करेंगे, मौका मिलते मित्र भी उसको लाभ करेंगे, मित्र भी उसको लाभ करेंगे। सम स्थान का बताया कि समग्रह तदानुसार यथा समय अनुसार निर्णय लेते हैं। शत्रु हानि करेंगे और अधिशत्रु अत्यंत हानि करेंगे। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। तो आपको ये देखना पड़ेगा है कि ग्रह बहुत शुभ करता है तो क्या वह शुभ या पाप देने या पाप करता है तो क्या वह उस स्थिति में है जहां शुभ और पाप डिलीवर कर रहा है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शुभ ग्रह इतने बलवान है और वो गवर्निंग लॉर्ड है पाप ग्रहों के, तो पाप देने ही नहीं देंगे उसको। भैया कैसे पाप देगा तू, हम बैठे हम है। और मान लीजिए कोई कुंडली ऐसी है जिसमें पाप अधि शत्रु है, बलवान हो रखे हैं, तो शुभ ग्रह को शुभ करने ही नहीं देंगे। वे कैसे देगा, हम देखते हैं तेरे को। तो वो सब चीजें आप लगातार मनन चिंतन करोगे तभी तो आएगा कि गोचर दशा अंतर दशा में उनका क्या प्रभाव होगा, नेचुरली कुंडली में क्या स्थिति बनी हुई है। आपने कुंडली को फ्रेम आउट किया, आपने बनाया, उसमें नटसेल में रिजल्ट निकाला कि यार इसके अधि मित्र ग्रह है ना वो सब बलवान हो रखे, इसका उच्च स्थानेश भी बलवान है ना, तो वह कुंडली बलवान हो जाएगी। अब मान लीजिए अधिमित्र है और मित्र है, वो सारे के सारे अधि शत्रुओं के नियंत्रण में बैठ गए, तो वो क्या निहाल करने, बताइए आप क्या निहाल करेंगे? वो उसको अपना परिणाम ही नहीं देने देंगे। तो वो चीजें मैं आपको बता चुका। इस पे मैं एक बहुत अलग से जो लेवल थोड़ा ऊंचा है उससे आगे की बात करूंगा कि ग्रह अपना शुभ या पाप फल आपने तय तो कर दिया, शुभ करता पाप करता, पर क्या शुभ और पाप दे पाएगा? तो उसमें दशा अंतरदशा का विशेष रोल है और गोचर का। साथ ही साथ कुंडली की ऐसी स्थिति, जैसे हम अर्गला पढ़ते हैं तो अर्गला का बाद भी होता है ना, अर्गला बनी जमनी में जब बात करेंगे, जमनी नहीं पारसर जी नहीं कही है वो, कि अर्गला बनी, अर्गला शुभ करता है लेकिन उसका बाद हो रहा है। जो जो जमनी पढ़ चुके हैं वो बताएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। तो बाद हो गया तो वो अर्गला बेकार हो गई ना। तो शुभ तो हो गया, शुभ करता भी हो गया, लेकिन देने लायक नहीं है। वो नियंत्रण में किसके है? अधि शत्रुओं के। मान लीजिए कोई ग्रह सब तरह से शुभ करता हो गया लेकिन उसकी राशि को कोई अधि शत्रु ने नियंत्रण कर रखा है, वो नहीं दे पाएगा प्रॉफिट। तो ये मैं और थोड़ा सा विस्तृत इस पे बात करूंगा आगे। तो ये तो इतना तो देखो कि दशानाथ जो है किसको फायदा करेगा, गोचर किसको फायदा करेगा ज्यादा, कब करेगा, तो गोचर में तो और मैं क्लियर करूंगा। तो ये तो देखो कम से कम। तो जो मित्रता तो देखो कि भाई नैसर्गिक, पहला नंबर पे नैसर्गिक मित्रता होती है, जो मैंने आपको कई बार बता दी, नैसर्गिक मित्रता होती है। तो दशा में दशानाथ सबसे ज्यादा किसको लाभ करता है? उच्च स्थान को, फिर स्वयं के स्थानों को, फिर मित्र को, फिर सॉरी अधिमित्र को, मित्र को, और हानि किसको करता है? शत्रु को, अधिशत्रु को और नीच स्थान को। तो नैसर्गिक मित्रता देखेंगे अपन। फिर भावेश के अनुसार प्राप्त, यानी कि वो एक सधर्म, भावेश के अनुसार जो सधर्म की बात करते हैं, है ना, जैसे पंचमेश और नवमेश नैसर्गिक मित्र हुए, केंद्र त्रिकोण के स्वामी आपस में मित्र हुए, तो वो भावेश के अनुसार प्राप्त मित्रता है ना, शुभ का सधर्मी हुआ वो मित्र हो गया। फिर तात्कालिक, आपको पता होगा कि हर भाव से उसके आगे तीन और उसके पीछे तीन वाले भाव उसके मित्र होते हैं और उसके सामने वाले शत्रु होते हैं और उसके साथ बैठा हुआ शत्रु होता है, ये आपको पता होगा। और चौथी मित्रता होती है स्वभाव अनुसार, स्वभाव अनुसार। जैसे चंद्रमा भी एक सौम्य ग्रह है और शुक्र भी एक सौम्य ग्रह है, दोनों स्वभाव अनुसार मित्र हैं। शुक्र भी एक
गुरु हैं और बृहस्पति भी गुरु हैं, दोनों शुभ करता है, शुभ ग्रह हैं, तो शुभानुसार मित्र हुए। शनि पापी है और मंगल भी पापी है, शुभानुसार दोनों मित्र हुए एक तरह से। तो ये चारों मित्रताओं के आधार पर, हालांकि हमारे सॉफ्टवेयर में सब जगह पंचधा मैत्री जो है ना वो दो ही आधार पर दी गई है ना, तात्कालिक मित्रता और नैसर्गिक मित्रता के आधार पर ही सारा विश्लेषण है। पर हमको चूंकि उत्कर्ष ज्योतिषी बनना है तो हम भविष्य के अनुसार प्राप्त मित्रता, क्योंकि सधर्म की बात करेंगे, विरुद्ध धर्म की बात करेंगे, समधर्म की बात करेंगे, उसके साथ साथ स्वभावानुसार मित्रता की भी विश्लेषण करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया बृहस्पति शुक्र अगर केंद्र में हो एक दूसरे से तो शुभ करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें मैं बीच बीच में क्लासों में आपको रिवीजन कराता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। तो ये आप इनकी कंटिन्यूटी रखिए। और ये तो कोई आप एक भी ज्योतिष में आप अगर एक भी चीज भूलते हैं तो कहीं कुछ खो जाएगा। आप अगर यही भूल गए कि ग्रह कहीं तीसरे देश कांड में जाके शयनावस्था को तो प्राप्त नहीं हो गया, या ग्रह नवमांश में जाके शयनावस्था को तो प्राप्त नहीं हो गया, शत्रु राशि में जाके शयनावस्था में तो नहीं चला गया, या ग्रह मृत तो नहीं हो गया, या प्रोढ़ तो नहीं हो गया, है ना। तो फिर आप कोई न कोई चीज ग्रह 0 डिग्री पे तो नहीं चला गया, या राशि संधि पे तो नहीं चला गया, या लगन ही राशि संधि का बन गया। अब आपने कुंडली तो बहुत विवेचन कर ली पर पता चला यार ये तो लगनी संधि पे है, अब इसको मैं मेष में गिनूं कि इसको वृषभ में गिनूं, अब आप कंफ्यूज हो गए। उसके लिए आप बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो 0 देख के आपको सतर्कता हो जाना चाहिए कि नहीं, इसका मैं पहले पूरा डिसीजन लेने के बाद कि ये मेष लगन है या वृषभ है तभी मैं प्रिडिक्शन करूंगा, है ना। तो वो आप तो ये सब चीजें, क्योंकि दशा विश्लेषण के बाद अब आपका मन करेगा बार बार घटनाओं को देखने का, करेगा ना, करेगा। हालांकि मन करेगा तो और पीछे जाके वापस पढ़ोगे, ये मैं भी मानता हूँ, पर फिर भी पिछली चीजों को मत बोलो, कहने का आशय है। तो दशानाथ जब भी कोई आता है तो वह किसको शुभ करेगा? सबसे पहले अपने उच्च स्थान को, फिर अपने स्वयं के स्थानों को, फिर अपने अधिमित्रों को, मित्रों को, सम को, और फिर उसके नीचे जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो इसलिए बुरे भाव के स्वामियों की महादशा आ गई और उनका उच्च स्थान भी कहीं शुभ स्थान पे पड़ा हुआ है, कोई बुरे भावों की महादशा आ गई भाविशों की, और उनका उच्च स्थान भी शुभ स्थान पे पड़ा हुआ, तो अत्यंत खराब, तो अत्यंत खराब। अब एक चीज और बता के मैं वाइंड अप करूंगा तो बहुत जरूरी है, इसको आप बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, है ना। पहला, लग्नेश में, ये मैं सिर्फ एक लग्नेश की महादशा है और लग्नेश में कोई अन्य केंद्रेश की महादशा है तो यह शुभ जाएगी। दूसरा, लग्नेश में त्रिकोण अति शुभ, उत्कर्ष कह दो इसको, उत्कर्ष। लग्नेश में उत्तम, क्रम थोड़ा सा ये उत्तम। लग्नेश में त्रिकोणेश की दशा उत्कृष्ट, उत्कर्ष जाएगी, ठीक है ना। लग्नेश में 3, 2, 3 और 11 की दशा उत्तम। लग्नेश में ये एक मैं बना रहा हूं, इसको फिर आपको बनाना है बहुत। लग्नेश में 6, 8, 12 की दशा खराब, इसमें भी खराब नहीं कहेंगे, ये अच्छी, सामान्य। और लग्नेश में अगर अष्टमेश की दशा का विशेष वर्णन करने की जरूरत है, यह खराब रहती है। अगर लग्नेश बिल्कुल पीड़ित है तो अत्यंत खराब, ठीक है ना। अब इसको वाइस वर्षा भी आप लगा सकते हो, है ना। केंद्रेश में लग्नेश, त्रिकोणेश में ये, तो इस तरह से आप वाइस वर्षा भी लगा सकते हो, ठीक है ना।
अब मैं बात करता हूं, लेकिन यहां थोड़ा अंतर हो जाएगा। त्रिकोणेश, बाकी तो सब आप समझ गए होंगे, में अगर शुभ लग्नेश की दशा है तो यह उत्तम जाति है, लेकिन अगर त्रिषडाएश में, जो मैंने आपको समझाया था, त्रिषडाएश में शुभ लग्नेश की दशा है तो ये अत्यंत खराब जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि केंद्र त्रिकोण संबंध होने से लक्ष्मी नारायण योग गया, इसलिए ये शुभ हो गई, लेकिन यहाँ पे ये दशा अत्यंत खराब जाएगी। कोई बता सकता है क्यों? या मैं इसको कहूं कि अष्टमेश में शुभ केंद्रेश की दशा अत्यंत खराब जाएगी। कोई बता सकता है क्यों? हेलो हेलो। सर सर शुभ केंद्रेश जो है ना वो अपना शुभत्व खो देगा और बिल्कुल, वह पापी हो गया, सुबह छोड़ दिया तो वह इसी के परिणामों को एक्सटेंड करेगा, इसलिए खराब जाएगी। और अष्टमेश के साथ होगा शुभ केंद्रेश तो अत्यंत खराब जाएगी। बहुत बढ़िया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर त्रिषडाएश में पाप लग्न केंद्रेश की दशा होगी तो वह शुभ जाएगी या इसके पापत्व को कम कर देगी, सामान्य जाएगी। तो शुभ केंद्रेश की दशा अगर वो लक्ष्मी नारायण योग नहीं बना रहे हैं तो वह पापी फल देगा, वह पापी फल देगा। यानी कि शुभ केंद्रेश की दशा का जब भी आप विश्लेषण करें तो कहने का आशय क्या है, बाकी को तो आप तुरंत समझ आओगे क्या रस्म से ये पापी है, लेकिन केंद्रेश को समझ के आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो केंद्रेश अगर शुभ केंद्रेश में ये कोई भी पापी दशा आएगी ना तो ये पाप फल ही करेगी, क्योंकि यह स्वयं पापी है तो ये पाप फल ही करेगी। आप समझ रहे हो? इसका ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे अक्सर गलती कर देते हैं, राइट। लेकिन अगर वह लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है तो उत्तम जाएगा। तो पाप के साथ शुभ केंद्रेश का संबंध अशुभ रहेगा, और पाप केंद्रेश पापत्व को छोड़ देता है तो वह शुभ परिणाम उत्पन्न करता है। ये दोनों का विवेचन करते वक्त विशेष ध्यान रखें, है ना। सप्तमेश अगर पापी है तो वह इतना बड़ा मार्क नहीं है जितना अगर सप्तमेश शुभ ग्रह है और वहीं बैठ जाए तो अत्यंत पापी हो जाता है। प्रबल केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होकर प्रबल मारक होता है और उसके द्वारा दी गई मृत्यु बहुत खतरनाक होती है। शुभ ग्रह जब मृत्यु देते हैं वह डरावनी मृत्यु होती है, बहुत खतरनाक, बहुत तड़पा के मारते हैं। वो कब मारते हैं? जब आदमी का पाप का घड़ा पूरा भर जाता है तब मारते हैं, तो वो पूरा तड़पा के मारते हैं आदमी। और पाप केंद्रेश पाप करने नहीं देता, अगर वो सप्तमेश भी हो गया तो भी शुभ फल करेगा, राइट। क्लियर? ये मैंने स्पेशली आपको बताया ताकि आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ। क्लियर? इसके साथ साथ एक और बात बता देता हूं, 3, 6, 11 भाव त्रिषडाय कहलाते हैं। अगर ये इनमें शुभ राशि है तो ऐसा कहा गया है कि ये शुभ फल करते हैं। उससे भी ज्यादा इनमें शुभ राशि है और कोई शुभ ग्रह इनमें बैठा है तो भी शुभ फल करते हैं। उससे भी ज्यादा अगर शुभ राशि है और उस राशि का स्वामी उसमें बैठा है तो अत्यंत शुभ फल करते हैं। स्वामी उनमें बैठा है तो अत्यंत शुभ फल करते हैं, राइट। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इनमें बैठा हुआ पाप ग्रह, इनका स्वामी पाप ग्रह अशुभ फल करता है, लेकिन
अशुभ का अशुभ शुभ होता है, ये पाप स्थान है। यानी यहाँ सिद्धांत क्या लागू होता है कि शुभ ग्रह जो अमृत लिए हुए है वह इनके पापत मतलब विष परिणाम प्रभाव को कम करता है, इसलिए शुभ है। और पापी ग्रह जो है ना स्वयं विष है, तो विष को मारता है, इसलिए शुभ है। लेकिन 3, 6, 11 की दशा व्यक्ति को देशाधिपत्य देती है, लाभ देती है, लेकिन दशा अंत सर्वनाश कराती है, ये आगे बताऊंगा। साथ ही 3, 6, 11 में बैठा हुआ ग्रह देह का और जीव की हानि अवश्य करता है, वह भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि हर भाव, भावेश, मारक, पापी, योगकारी, उससे जितने भी संबंध, असंबंध, धर्म से जितने भी बनते हैं वह सब स्थापित करें, सब स्थापित करें। एक एक चीज को स्थापित करके कौन कितने बढ़िया नोट्स बनाता है वो देखने वाली बात है। एक एक चीज को लगाएं। मैं समझता हूँ इसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अब इसके बाद मैं दशाओं के स्पेशल वर्णन पे बात करूंगा, जहां मैं शुक्र में शनि की दशा का बात करूंगा, मंगल में शनि की दशा का बात करूंगा, बुध में शुक्र की महादशा का बात करूंगा, कौन से नंबर की दशा शुभ होती है, किस ग्रह की दशा अशुभ होती है, कौन से नंबर पे अशुभ होती है, विशेष दशाओं के परिणामों की बात करूंगा, है ना। वह फिर मैं किस ग्रह में किस ग्रह की दशा का क्या परिणाम होता है वह भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा, पर मैं सोच रहा हूँ उसको अगले लेवल पे लूं, पर अभी ये जरूरी है। अब मैं अगली क्लास में आपको वह स्पेशल चीजें, स्पेशल बातें मैं बताना चाहूंगा, है ना। एक नियम ये है, चलो वो थोड़ा भारी हो जाएगा, तो मैंने सधर्म संबंध के साथ साथ आपको एक फलानुगुण्य, संधु पसंदु नियम वगैरह ये मैं अगली क्लास में, तो संधु पसंदु और फलानुगुण्य नियम वह भी मैं आपको बताऊंगा। फलानुगुण्य इनको समझना बहुत जरूरी है, जो मैं बार बार कहता हूँ कारक और मारक दोनों चीजें साथ चलती है, कब उत्पन्न होती है वो मैं आपको क्लियर अगली क्लास में करूंगा। इट्स 8 बज गए, वो सॉरी 10 बज गए। अब आप मेरे से कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप करें। हाँ विकास जी।